या चौपाल या सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने संगला वो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा। भाई आपनो जो जीवन हो गयो है वो आधुनिक जीवन हो गयो है, यानी आप बहुत सारी चीज़ें डिजिटल उपकरण और तकनीका के माध्यम से उपयोग कर रहे हैं। जिया कि अगर आप बात करा आपने घर को कुछ भी सामान मंगानो है तो आप तुरंत अपना मोबाइल उठावा हाँ और ऑर्डर कर देवा हाँ जो आपके घर तक आ सके है। ऐसे ही अगर शिक्षा की बात की जाए तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिन्हें खोलकर आप शिक्षित हो सका हाँ। जो भी चीज़ आपने समझनी है आप अपना मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के ज़रिए समझ सका। यानी आधुनिकीकरण की जो दौड़ है वो बढ़ती ही चली जा रही है, लेकिन ई में कई बार आपने सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अपना जो बैंक है वो खाता भी अपना मोबाइल से लिंक है। तो कई बार ऐसी चुनौती आपने सामने आ जाए है कि आप अपनी अस्मिता भी नहीं बचा पावा या आपनो जो खर्चो है बी में भी बचत नहीं कर पावा। अभी के लिए आपने काई करना चाहिए, ज़रूरत है आपने डिजिटल शिक्षित होबा की, यानी डिजिटल शिक्षा आपने जीवन में क्यों ज़रूरी है। अगर विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य से देखा तो भी ज़रूरी है, और अगर आपने आम जन की बात करा तो अपनी रोज़मर्रा की जीवन में भी डिजिटल उपकरणों को जो उपयोग है बी में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसलिए ही आज की खासी चौपाल लेकर आया है और चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित किया है सीताराम स्वरूप जी ने, जो कि संयुक्त निदेशक हैं राजस्थान जन आधार प्राधिकरण में। सीताराम जी था को बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा भी बहुत बहुत प्रणाम। सीताराम जी, जिया कि आज की चर्चा आप राखी है कि डिजिटल शिक्षा आपने लिए क्यों ज़रूरी है, तो सबसे पहला सवाल कि आपने दर्शकों ने भी एक बार समझ आए कि पहली बात तो कि डिजिटल शिक्षा है काई और क्यों ज़रूरी है। ये बहुत ही अच्छा विषय है आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल शिक्षा जो है आधुनिक युग में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ना केवल स्कूल्स के लिए या विद्यार्थियों के लिए बल्कि आम जन के लिए भी। अगर डिजिटल शिक्षा नहीं है तो आज बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि हर चीज़ अभी डिजिटलाइज हो गई है जी। और उसके साथ में डिजिटलाइजेशन से जीवन को आसान बनाया जा रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आम आदमी या फिर विद्यार्थी अभी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन डिजिटल शिक्षा के बाद में सारी चीज़ें, जैसे नए नए डिवाइसेस को यूज करना, अभी जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है अभी बहुत आगे एडवांसमेंट हो गया है। तो ना केवल कंप्यूटर्स की अगर बात करें, कंप्यूटर्स या टैब इन सब से आगे निकल गई ये चीज़। अब मोबाइल में सारी की सारी दुनिया डिजिटलाइजेशन की सिमट के आ गई है। तो मोबाइल में कैसे हमको कितना इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना है, कितना से ज़्यादा इसका लाभ लेना है। इतना ही नहीं, जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं या जो स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं या विद्यालयों को गवर्न करने वाली जो संस्थाएं हैं, उनको किस तरह से डिजिटल जो भी वर्ल्ड है उसका शिक्षा में कितना ज़्यादा फ़ायदा लिया जाए, लाभ लिया जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिजिटल जो वर्ल्ड है उसका परिचय जो है बचपन से ही बच्चों को कराया जाए। इतना ही नहीं, अगर आप जैसे बचपन में पहले अगर आप नहीं लाभ ले पाए हैं तो अभी जैसे राजस्थान में 6000 से ज़्यादा IT ज्ञान केंद्र हैं जो चलाए जा रहे हैं। वहाँ RSCIT आपने सुना ही होगा, तो उस कोर्स को 3 महीने का कोर्स होता है। उससे कम से कम प्राथमिक लेवल पे जितनी डिजिटल शिक्षा चाहिए आपको इन डिवाइसों के साथ में काम करने के लिए, वो सारी की सारी उसमें दी जाती है। और बाकी अगर अपन डिजिटल शिक्षा की ओवरऑल बात करें तो डिजिटल शिक्षा एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का, यानी पूरा डिजिटल वातावरण तैयार करने के लिए देश के लिए, और लगभग 2015 में जो आपको डिजिटल इंडिया आपको ध्यान हो तो वो लॉन्च किया गया था जी। और उसी के छोटी छोटी चीज़ें ऐड की गई हैं पूरी की पूरी, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अपनी मूलभूत संरचना जो है पूरे के पूरे डिजिटलाइजेशन की, वो डेवलप की जाए और गाँव तक पहुँचाया जाए। ना केवल डिजिटल एनवायरनमेंट को, बल्कि इसको कैसे इंटरनेट के माध्यम से और हर एक डिवाइस तक पहुंचा करके और लोगों तक इसकी पहुंच बढ़ाई जानी चाहिए। एक तो ये कि डिजिटलाइजेशन तो हो गया है, चाहे आपने अपने आम जीवन में इसको उपयोग कर रहे हैं, या अगर आप शिक्षा की बात करें तो ई में भी बढ़ोतरी है। यानी जो आपने बात बोली कि अपना जीवन ने सरल और सुगम बनाने के लिए डिजिटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अपनी जो पारंपरिक शिक्षा है और डिजिटल शिक्षा है,
इन दोनों में ना हमें अंतर किया करा कि मतलब कौन सी महत्वपूर्ण है। आप यूँ कह सकें शिक्षा तो दोनों है, दोनों बराबर चल रही हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो आपकी नज़र में इन दोनों का जो अंतर है और विशेषता कहीं हो सके है? बिल्कुल। तो अभी जो आधुनिक जो जिनको टेक्नोलॉजी कहते हैं, तकनीकी कहते हैं, जो शिक्षा में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, उनको इमरजेंट टेक्नोलॉजी कहते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो शिक्षा का जो आज की तारीख में हम देखते हैं उसमें उपयोग होता है AR/VR का, यानी ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। आपने देखा होगा कभी कुछ जैसे कोई डिस्कवरी चैनल है, इसमें देखा होगा कि शरीर की बनावट में भी आदमी घुस करके चीज़ों को बताता है। जैसे ब्लड की आर्टरी में घुस जाता है, ठीक है, धमनियों में घुस के बताता है कि देखो ये प्लाज्मा है, ये रेड ब्लड सेल है। इस तरह से ये जो इस तरह की ऑगमेंटेड रियलिटी वाली जो वीडियोज हैं, इन सब तक पहुंच पहले विद्यार्थियों की नहीं थी। तो इस वजह से केवल इमेजिनेशन पे चीज़ें थी, मतलब काल्पनिक रूप से कल्पना कर करके लोग ये समझ पाते थे कि कैसे हो रहा होगा काम। अभी वर्चुअल रियलिटी से और ऑगमेंटेड रियलिटी AR/VR से हम उन्हीं चीज़ों को और एक पिक्टोरियल मैनर में उसको समझा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि जहाँ तक कोई पहुँच नहीं थी वो वास्तव में कैसा दिखता होगा। तो इन जैसे अभी मेडिकल साइंस में काफ़ी शिक्षा में इसकी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है कि सर्जरी को बताना। फिर रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स में आपको पता ही है कि शिक्षा में कितना ज़्यादा इसका महत्व है। आपको अगर कोई सर्जरी समझाई जा रही है किसी कॉलेज में तो भी आप देख सकते हैं कि वो पूरा का पूरा काम जो है रोबोटिक्स से और उन सब के माध्यम से होता है। इस तरह की जो भी टेक्नोलॉजी हैं, अब एक बिल्कुल बेसिक लेवल पर अगर अपन बात करें तो किताबी पन्नों को पलट के जो शिक्षा ग्रहण की जा रही थी पहले से पारंपरिक जो है उसमें, और आज स्क्रीन के माध्यम से जो चीज़ें की जाती हैं, जैसे स्मार्ट बोर्ड हैं जिनमें आप टच स्क्रीन से और स्कूलों में समझाया जाता है एक एक चीज़ को, और चीज़ों को ज़्यादा आपको सोचने की, काल्पनिक तरीके से विजुलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अभी, क्योंकि सब कुछ आप एक सिंपल सी बात मैं बताऊं आपको कि जैसे एटम की संरचना है, परमाणु और अणु के बारे में अगर पढ़ाया जा रहा है और उनको बिल्कुल वैसे ही स्क्रीन पे दिखाया जाए कि कैसे घूम रहे हैं, कैसे केंद्रक के चारों तरफ वो अणु और ये इलेक्ट्रॉन और ये घूमते हैं, उन सब का चित्र बना करके बताना और एग्जैक्टली वैसा का वैसा दिखाना, उसमें समझने में आप समझिए कितनी ज़्यादा बहुत आसानी हो जाती है। और जितना ज़्यादा आदमी मूविंग इमेज से सीखता है उतना रुकी हुई इमेज से नहीं सीख पाता है, क्योंकि वो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती है। तो इस वजह से डिजिटलाइजेशन और डिजिटल जो मोड हैं, डिजिटल जो तरीके हैं, जो साधन हैं, संसाधन जो डेवलप किए जा रहे हैं शिक्षा में, उनकी वजह से समझने में बहुत आसानी हो गई है और चीज़ों को वापस समझ करके डिस्क्राइब करने में, ठीक है, वापस वर्णन करने में और समझाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और आप लोग जो मस्तिष्क है वो भी खुल जावे है, क्योंकि आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ सीताराम जी कि अपना ज़माना में जब अपनी उम्र 10 साल की ही तो आपने इतनी ज़्यादा जो व्याख्यात नॉलेज है वो नहीं हो वो करी, लेकिन आज का अगर 10 साल का टाबर ने आपा देख लिया तो वो आपने से कई गुना आगे है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सही बात है, लिखवा पढ़वा को एक ज्ञान अलग है, लेकिन आप सही तरीके से भी इन्हें देख सको, समझ सको, जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपने मिल रही है वो ज़्यादा ज़रूरी है और वो डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से ही आपने मिल रही है। जब आप बात करी कि इन दुनिया में अंतर तो आपने पता चल गयो, अब एक की महत्ता का भी जान लिया कि टाबरा का जो मस्तिष्क है वो देख बात सुनने में ज़्यादा प्रबल रूप से काम कर सके बनिस्पत इसके कि वो रट्टा मार आपा पढ़ता जा रहा है, याद करता जा रहे हैं तो भी आपा पीछे रह जा रहे हैं। तो आपकी नज़र में इन्हें कितनों बढ़ावो मिलना चाहिए और कितनी सीमा तक, क्योंकि ई की भी एक सीमा है। बिल्कुल, तो आप देखते हैं कि स्पेशली कोविड के दौरान वर्क फ्रॉम होम या सभी स्टडी जो है घर पर ही करवाई गई, तो उस दौरान ही बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, चाहे मोबाइल के माध्यम से पढ़ने के लिए या फिर अपन कहें कि लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ने के लिए। तो उस दौरान जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसमें आपको इससे ज़्यादा डिजिटल एजुकेशन की महत्ता और किसी युग में पता नहीं चली है, क्योंकि इसमें 2-3 तरह के फ़ायदे हैं। जैसे सभी जो शिक्षक हैं उनको घर में ला दिया, वो घर में आकर के आपको पढ़ा रहे हैं, इस तरह की फीलिंग दी गई है। दूसरी बात उसमें यह है कि वीडियो शेयर किए गए हैं, तो वीडियो शेयर करने से क्या होता है, आप ऐसा नहीं कि एक बार आपने पढ़ लिया, जैसे पारंपरिक रूप से आप क्लास में एक बार अटेंड करके आ गए और मान लो रास्ते में भूल गए, आपने कुछ नोट नहीं बनाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। अभी आपके पास में वीडियो है तो आप बार बार रिपीट कर करके उनको देख सकते हैं।
और बार बार अपने कंसेप्ट जो है बार बार खुद ही सीख सकते हैं। जी, बार बार जी। इधर उधर आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या फिर कहीं जा कर के बार बार टीचर्स से आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या पर्टिकुलरली कोई टाइम गैप है, मान लो कि भाई आज आप अटक गए तो अब पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी अटक गई, आगे अब नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कल ही उसको दोबारा जा कर के पूछ के कर पाएंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब जब जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो संसाधन अवेलेबल हैं हमारे इन डिवाइसों पर या कंप्यूटर पर, उनके माध्यम से आप बार बार उनको खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जो आपने कहा कि थोड़ा सा उसकी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कितना ज़्यादा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। देखिए, जो मानव जो इंटरेक्शन है, मानव का जो आपस में अंतरंगता है सीखने की और समझने की, जिसको अपन गुरु शिष्य परंपरा से भी परिभाषित कर सकते हैं, उसका कोई पर्याय नहीं है। वो तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप मैंने रिपीटेटिव भी कोई चीज़ देख ली, लेकिन वो तो वही बात बताने वाले हैं। आपके अंदर कोई और क्यूरियोसिटी जागृत हुई है, कुछ और आपके ऐसे प्रश्न आपके अंदर उठे हैं, तो उनको पूछने के लिए आपको नेचुरली फिर से शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर ये जो है उसका एग्जैक्टली पर्याय नहीं हो सकता है। इसकी भी एक ये है सीमा है। दूसरी बात, आप जैसा देखते हैं कि बच्चे एक्सेसिवली अगर स्क्रीन के सामने रहते हैं तो एक तो आँखों का आप देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कम एज में आपने देखा होगा चश्मे लगने लग गए हैं। हमारे ज़माने में मेरे ख्याल से 40 से 45 साल से पहले चश्मे की कोई बात ही नहीं होती थी। अब इस वजह से कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो बच्चों के दिमाग में भी डेवलप हो रही हैं। दूसरी बात, जैसे ही आपके हाथ में डिवाइस आता है, चाहे वो मोबाइल हो या कोई लैपटॉप हो, तो केवल उतनी ही वेबसाइट आप देखेंगे या उतना ही कंटेंट आप देखने वाले हैं, इस बात की गारंटी नहीं है। अगर पेरेंट्स ने या किसी ने बड़े ने उनका ध्यान नहीं रखा तो कि भाई इतना ही रखा जाएगा। चाइल्ड लॉक या ये जो भी चीज़ें प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां हैं जो डिवाइस में खुद में अवेलेबल है, वो आपने पालन नहीं किया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर रोकना। क्योंकि आगे तक फिर से कहाँ इसकी सीमा तय की जाए कि केवल पढ़ाई का ये साधन आपको देखना है, आगे नहीं जाना है। तो धीरे धीरे इन चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ पीयर प्रेशर एक होता है, मतलब विद्यार्थी को दूसरा विद्यार्थी कोई ना कोई चीज़ें बताता है, कोई संसाधन बताता है, अरे यार तूने वो देखा कि नहीं देखा, फिर वो उसमें एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, जैसे पेरेंट्स का ध्यान हटता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप कह सकते हैं बाई प्रोडक्ट हैं इन चीज़ों के। जो अच्छाई हैं उनके साथ में पेरिफेरल छोटे छोटी जो चीज़ें हैं उन पे थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि ये अवॉइडेबल नहीं है, इनको दूर किया जा सकता है, इनसे दूर रखा जा सकता है बच्चों को। पर ऑफ कोर्स ध्यान दोनों को ही रखना है, बच्चा किस लेवल तक, क्योंकि बच्चे की जो एज है पर्टिकुलरली अब उसमें बदलाव आता रहता है। तो उपयोगिता और दुरुपयोगिता में एक सिर्फ सीमा का ही अंतर, एक लाइन अपन मान सका है। क्योंकि जागरूकता और क्यूरियोसिटी जो है बहुत ज़्यादा हाई है इन दिनों में। जी जी। क्योंकि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट इस तरह से बन गया है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान का संचार है, स्पेशली मोबाइल के आने। आज आप शिक्षा की बात कर रहे हैं और आप मनोरंजक पूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो आजनी चौपाल में भी एक अपन लोकगीत देखा हाँ अपना समंदर खा मांगणियार एवं साथी के द्वारा ढोला जी बेगा आवजो जी, एक गीत देखा है जिसे आपनो भी मनोरंजन हो और आपनो भी दिमाग खुले। बिल्कुल। ढोला जी बादीला रासीला आलीला ढोला जी बेगा रे आवो थारी रे मरवणे दुए बाट ढोला जी बेगा रे आवो थारी रे मरवणे दुए बाट मरवणी दुए बाटी बादीला मरवणी दुए बाटी बादीला मरवणे दुए बाटे बादीला बेगा रे आवो थारी रे मरवणे दुए बाटे ढोला जी बेगा रे आवो थारी रे मरवणे दुए दिन ढळ्यो डर डूंगरे वया गया बने दिन ढळ्यो डर डूंगरे वया गया बने काली रे खादू करिया देना काली रे खादू करिया देना छोड़ू रण थड़े ढोला जी भेगा रे आजो ढोला जी भेगा रे आजो थारी रे मरवणे डोबे बाट बादीला भेगा रे आजो थारी रे मरवणे डोबे
ढोलो जी पोडिया नक्शो जोरे भी आगे ढोलो जी पोडिया नक्शो जोरे भी मनड़ू चालू मालवे मनड़ू चालू मालवे तनो मरवाली आवे चित ढोला जी भेगा रे आवो ढोला जी भेगा रे आवो थोरी रे मरवण दुवे मन बावीरा भेगा रे आवो थोरी रे मरवण दुवे मरवाणी दुवे बाटी बादीला मरवाणी दुवे बाटी बादीला मरवाणी दुवे बाट बादीला भेगा रे आवो ढोला जी भेगा रे आवो थोरी रे मरवण दुवे नाल पिंगल आलू दिया परसती पड़े नाल पिंगल आलू दिया परसती पड़े सत का शक्ति तापिया रे सत का शक्ति तापिया रे ढोलो मरवल बेट वाला या भेगरे आजो ढोला के भेगरे आजो ओरी रे मरवने तो अभी आप देख रहे हैं अपना समंदर खां एवं साथी के द्वारा प्रस्तुत एक लोकगीत जिको शब्द हा ढोला जी बेगा आव जी। और आज की चौपाल में आप चर्चा कर रहे हैं डिजिटल शिक्षा आपने लिए क्यों ज़रूरी है। तो जब अपनी चर्चा बीच में ख़त्म हुई तो आप बात कर रहे हैं कि इसकी सीमा काई होनी चाहिए। सीताराम जी जिया कि आज आप बात कर रहे हैं तो चुनौतियाँ भी हैं, डिजिटल शिक्षा का प्रचार प्रसार में भी चुनौती आवे हैं, बीका इस्तेमाल में भी बहुत सारी परेशानियाँ आवे हैं। तो आपसे जानना चाहा कि अगर एक विद्यार्थी की नज़र से या आम जन की नज़र से वो चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? हाँ, तो अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने चाहे सरकारी मदद से समझें या फिर ओवरऑल जितना भी इकोसिस्टम डेवलप हुआ है डिजिटल इंडिया लॉन्च होने के बाद से, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी हद तक ग्रोथ हुई है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं इसमें, ना केवल संसाधनों के पॉइंट ऑफ से बल्कि रीच के पॉइंट ऑफ से भी, पहुंच जो है जैसे कई बार हम ये जितनी भी बात कर रहे हैं कि संसाधन अगर अवेलेबल हो, जैसे स्मार्ट बोर्ड की बात कर रहे हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी वाली बात हुई, दूसरी कनेक्टिविटी वाली बात हुई। तो जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र स्पेशली, उनमें कई जगह पे अभी भी कुछ जगह पे कनेक्टिविटी की समस्याएं हैं, जहां पर धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर डिजिटलाइजेशन की पहुंच या डिजिटल शिक्षा से रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस हैं उनकी पहुंच नहीं हो पा रही है। और दूसरा जो इंटरनेट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं कि भाई चाहे वो सरकार राजस्वान नाम का जो हमारा जो खुद का गवर्नमेंट का नेटवर्क है, राज वाईफाई हमारा गवर्नमेंट का नेटवर्क है, इन सब के माध्यम से काफ़ी हद तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हर साल ग्रोथ होती है, नई पंचायतें जुड़ती हैं। अभी आप समझें कि 80-85% तक का कवरेज हो चुका है, लगभग 90% का हो गया है। बहुत सारी जगह पैसे हैं जो कि जो आप प्राइवेट सेक्टर के टेलीकॉम कंपनियां देखते हैं, एयरटेल है, ये अपने जियो है, इस तरह की जो भी हैं, उनके भी कई जगह पे ऐसे हमारे चूँकि बहुत ही अलग तरह का क्षेत्र है राजस्थान की अगर बात करें तो, कहीं पर पहाड़ पर्वत हैं, कहीं पर डेजर्ट है, मरुस्थल है, तो वहाँ पर कई जगह पे ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी भी कनेक्टिविटी की समस्या है। तो वहाँ स्कूलों में ये पहुँचाना कि भाई डिजिटली कोई चीज़ कंटेंट दिखाया जा सके, कोई सिखाया जा सके, तो लाइव चीज़ें देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं है, स्क्रीन्स पहुँच जाते हैं तो आप अपने पेन ड्राइव लगा करके या CD DVD लगा करके चीज़ें दिखा सकते हैं, लेकिन लाइव कोई चीज़ देखनी हो या कोई नया कंटेंट कहीं से ला करके दिखाना हो तो वो थोड़ा सा भी मुश्किलात कुछ जगहों पे है। अदरवाइज़ एज सच बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया नहीं है, पर फिर भी जहाँ जहाँ पर हैं वो है। दूसरी बात, संसाधनों को सरकार की तरफ से स्कूलों तक पहुँचाना, कि डिवाइसेस को पहुँचाना। फिर तीसरी चीज़ होती है शिक्षकों का शिक्षित होना। शिक्षकों का डिजिटली शिक्षित होना भी एक बहुत बड़ा ये है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पुराने पारंपरिक तरीके से पढ़ाने वाले शिक्षक हैं हमारे, सपोज 50 साल से प्लस वाले हैं या उस तरह से जो 40 से प्लस वाले हैं, उनको कई बार तो टेक्नोलॉजी से डर भी लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए डिवाइस में।
तो उस वजह से भी वो इनसे दूरी बना करके रखेंगे। तो जब शिक्षक दूरी बना करके रखेगा डिजिटलाइजेशन से, तो प्राकृतिक रूप से ये संभव है कि वो शायद विद्यार्थियों में वो चीज़ ना ला पाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर अभी काम करने की आवश्यकता है। तो जितने भी शिक्षक प्रशिक्षण जो हमारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें ये चीज़ों को नेसेसरी रूप से डाला जा रहा है। और जितने भी उनके मिड कैरियर जो ये होते हैं, ट्रेनिंग प्रशिक्षण होते हैं, उनमें सब में और कंप्यूटर का कोर्स रखा जाता है, डिजिटलाइजेशन का कोर्स रखा जाता है। और उनको ये बताया जाता है कि भाई आप डिजिटल जो कंटेंट है वो खुद भी डेवलप करें। तो कॉलेज शिक्षकों में तो ये काफ़ी हद तक हो गया है कि वो खुद ही वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालते हैं, अपना खुद का चैनल बना रहे हैं। और काफ़ी हद तक बच्चों को ये फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं जो कॉलेज के बाद चीज़ों को देखना प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी कंटेंट है। पर ये उस लेवल तक ही है जहाँ पर आप यूट्यूब चला पाते हैं या उस तरह के चैनल चला पाते हैं। जहाँ ये संभव नहीं है वहाँ थोड़ा सा अभी भी चैलेंजेस हैं। विशेषताओं के साथ साथ अपने पास चुनौतियाँ भी हैं। लेकिन जब आप सावधानियाँ की बात करें ना, तो अगर शिक्षा ने आप एक तरफ रख दिया और डिजिटलाइजेशन की बात करा, जियां कि आजकल जो आपनो खातो है वो बैंक से जुड़ गयो है, आप सीधे घर बैठे ही लेन देन कर लिया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपने सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि कई तरीके का फ्रॉड आपने साथ हो सके। तो एक दो चीज़ों पर भी आप नज़र डाल सकें, जिसे आपने जो दर्शक है वो याद बात से तो समर्थ है कि आप डिजिटलाइज होना चाहिए, लेकिन भी में कितनी सावधानियाँ आपने बरतनी चाहिए, की भी जानकारी आपने होनी चाहिए। हाँ, तो सावधानियाँ भी एक तरह से हम चुनौतियों की बात करेंगे कि जितना ग्रोथ हो रही है उतना ही एक्चुअली जैसे आप सीधा सा अपराध का जो एक मूल तत्व है कि भाई अगर जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज है जो अगर डाल है तो अपराधी पात है। तो जितनी भी चीज़ें हम बचने की कोशिश करते हैं, जितनी भी चीज़ें बचने के लिए हम विकास कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन में, उतना ही अपराधी कुछ ना कुछ जगह ढूंढता है। तो लेकिन फिर भी हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सभी के साथ कोई ऐसा नहीं है कि कोई साइबर क्राइम या उस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जिनके साथ हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक आप समझिए 95 से 99% तक खुद की गैर जिम्मेदारी कोई होती है, कोई एक्ट होता है, या जागरूकता की कमी होती है, या आप कहेंगे कि ज्ञान की कमी है, अज्ञानतावश भी चीज़ें हो रही हैं। जो भी आप बैंकिंग फ्रॉड की बात कर रहे हैं, उसी तरह के बहुत सारे तरह के फ्रॉड है आजकल। तो आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक चीज़ है कि तो ये आपकी जैसी सारी चीज़ों को चुरा करके दूसरी आइडेंटिटी पूरी की पूरी बना लेता है। ये सेलिब्रिटी वगैरह के साथ भी काफ़ी होता है कि वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा दूसरा बन जाता है और उसके भी फ़ैन हो जाते हैं 1.5 लाख 2 लाख। और इसी तरह से चीज़ों को फिर समझने की आवश्यकता है कि इंटरनेट जो है बेसिकली आप समझिए एक वर्चुअल जंगल है। जैसे एक्चुअल जंगल में आपको शाकाहारी मांसाहारी जानवर मिलते हैं, तो उनसे आपको शाकाहारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मांसाहारी से डालने की ज़रूरत है, जो चाहे कभी कभी मिलता हो। इसी तरह से इंटरनेट भी एक वर्चुअल जंगल है। उसमें आप जैसे ही आप किसी डिवाइस से थ्रू इंटरनेट में घुसे और आपने वेब ब्राउजिंग कहीं पर शुरू कर दी, तो आप जंगल में उतर गए। तो वहाँ जैसे जैसे सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, वैसे वैसे कुछ बुरे लोग भी आपका ध्यान रख रहे हैं कि आप क्या क्या चीज़ें की इन कर रहे हैं, क्या क्या सूचनाएं अपनी पर्सनल व्यक्तिगत सूचनाएं कहाँ कहाँ किस किस वेबसाइट पे डाल रहे हैं, उन चीज़ों पे उनकी नज़र है और वो उसी का फ़ायदा उठा करके और आप उनको चुराने का काम करते हैं। उसमें नेचुरली बिना किसी भी आपके साथ के, आप उसका साथ देते हैं तभी आप कुछ ना कुछ नेगेटिव करवाते हैं अपने साथ में, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। आप सावधानी बरतेंगे तो सबसे पहला जो रहता है ब्राउज़र में आप देख लें कि ऑथेंटिक जो साइट होती है जिनमें ट्रांजैक्शन बेसिकली होते हैं, लेन देन जिनमें होते हैं, उनमें ज़्यादातर HTTPS लिखा रहता है। ठीक है, आप एस को सिक्योर मान के समझें। तो HTTP से डायरेक्टली जो वेबसाइट खुलती है, एक HTTPS से खुलती है। तो उन वेबसाइट्स का थोड़ा ध्यान रखें। एक आपको कोई वेबसाइट सजेस्ट करता है और लिंक भेजता है कि इस पे जा करके देखें, ऐसा कभी नहीं करें। लिंक पे डायरेक्टली कभी भी क्लिक नहीं करें, तो उससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। कोई भी मैलिशियस जो कोई वेबसाइट होती है, गंदी वाली या आपराधिक टाइप की, उस पर नहीं जाएंगे आप क्या करेंगे, अगर कोई जेन्युइन आपको लग रहा है, किसी दोस्त ने कहा है कि भाई ये कंटेंट यहाँ देखें, तो उसको कॉपी करें, कॉपी करके ब्राउज़र खोलें, उस पर पेस्ट करके फिर अपनी वेबसाइट खोलें वो वाली। एक ये हो गया। डायरेक्टली क्लिक नहीं करें, क्योंकि वो हो सकता है एक्सटेंशंस उसमें बने हो, तो वो कहीं और जा करके आपको ले जा करके पटक सकता है, वहाँ खोलवा सकता है उस वेबसाइट को, जो कि आपके साथ में कोई ना कोई हादसा करवा सकती है। कोई चीज़ आपसे आपका कंप्यूटर की मैपिंग कर ले और फिर वो आप उसके वश में हो जाएं। जैसे कुछ ऐसे जेन्युइन सॉफ्टवेयर भी है जो दूसरों के वश में आप कंप्यूटर दे देते हो, जैसे एनीडेस्क है
या आपका ये टीम वीवर है, इस तरह से कोई अगर कोई दूर बैठ करके उसको कोई आपके कंप्यूटर को ठीक कर रहा है तो वो आपसे ये सारी चीज़ें मांगते हैं। तो इस तरह से वो अगर ज़बरदस्ती कोई आपके डिवाइस का या कंप्यूटर का कंट्रोल ले ले तो वो कुछ भी कर सकता है। फिर इसी तरह से ये मोबाइल के माध्यम से जो भी चीज़ें होती हैं, आप चाहे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, उससे आपके बैंक से कर रहे हैं या फिर अपनी ईमेल चला रहे हैं, इसी तरह की कोई आपकी स्वयं की कोई वेबसाइट है उस पर कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको सावधानी बरतनी है कि आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक ही सीमित रहें। ये दर्शकों को मैं स्पेशली बताना चाहूँगा, हम पहले भी पिछले और सारे प्रोग्राम्स में बता चुके हैं कि OTP जो है, OTP बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वो की है, आपकी चाबी है आपके सारे ताल्लुक की। OTP किसी को कभी भी किसी तरह से ना बताएं, नहीं देना। जैसे अभी आज की तारीख में नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि आपको फ़ोन किया जा रहा है कि आपका कोई पैकेट वहाँ एयरपोर्ट पर अटक गया है, एक्साइज और कस्टम ने रोक लिया है, आप अगर छुड़वाना चाहते हैं तो यहाँ इसको क्लिक करें या हमसे बात करें वगैरह वगैरह। तो इस तरह से कई बार आपकी LIC की पॉलिसी, आपकी पॉलिसी ऐसे ऐसे हो गई है, मैच्योर हो गई है, या हम छूट देना चाह रहे हैं, एक इंस्टॉलमेंट छूट देना चाह रहे हैं, इस तरह के कुछ फ़ोन आने लग गए हैं आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू। रिसेंटली आपको पता है कि हो रहे थे मतलब सीधी बात है कि आपने कोई भी तरह का प्रलोभन में नहीं फंसना है कि अगर आपने फ़ोन खोलियो है या कंप्यूटर पे आप कुछ काम कर रहे हैं तो जितनी ज़रूरत आपने है उतनों ही काम करें। कोई भी गलत क्लिक करवा से भी आपकी जो गोपनीय जानकारी है वो दूसरा के हाथ में जा सके और वो भी को गलत इस्तेमाल कर सके। तो मतलब डिजिटल शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बी को इस्तेमाल क्या करना है आज जानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सीताराम जी, आप आया और इतनी चोखी जानकारी आज आपने इस विषय पर दी, बी के लिए थाने धन्यवाद देना चाहा। और आज मैं चाह फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम सा। राम राम।